जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो कि हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन आंसर इसमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन का झंझट नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट ही आपने पढ़ना है और आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलते हैं। आपको बिना समय बर्बाद किए हुए सारी आपको बाल विकास कवर होने वाली है इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। तो प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको राइट आंसर देना है प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ आपकी सिद्धांत दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली की जन्मदाता है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। आपको याद रखना है, आज ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका डाल्टन प्रणाली की जन्मदाता है, तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगर प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता पूछे जाए तो किर्क पैट्रिक देना है। और डाल्टन प्रणाली की जो जन्मदाता है वो कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है किंडरगार्टन प्रणाली की जन्मदाता कौन है? तो फ्रोवेल। आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है, तो किंडरगार्टन प्रणाली की जो शिक्षा दी जाती है वो खेल के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर चले जाना, और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहेंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। अब देखेंगे कुछ कथन जो कि आपके स्मृति से संबंधित हैं। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। ये जो कथन है ये किसका है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ये जो कथन होगा ये आपका होगा वुडवर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या पूछा जा रहा है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये जो कथन है ये किस महोदय का है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मैकडूगल साहब का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी होती है। तो ये संवेदी स्मृति कितने सेकंड के लिए होती है? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना 4 सेकंड तक के लिए होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्पकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी अवधि की होती है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ के देखना। इसका राइट आंसर जो होगा वो 20 सेकेंड होगा। क्या है? अल्पकालीन स्मृति कितनी अवधि की होती है? तो 20 सेकंड की होती है। और संवेदी स्मृति कितनी होती है? तो वो 4 सेकंड तक की होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, यही आपसे पूछे जाने हैं। तो आप लोग ऑप्शन का झंझट ना हो इसलिए हम आपको डायरेक्ट एक लेकर आए हैं पॉइंट। ठीक है, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होती है? तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होगी? पहचान करना। ठीक है, जो तुरंत पहचान में आ जाए वो स्मृति कहलाती है। ठीक है, अगर भूल जाए तो वो आपकी क्या है? स्मृति है। नेक्स्ट है, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए किसने किया था तो आपको आंसर देना है एबिंगहास ने। ठीक है, अब स्मृति के प्रकार देख लेते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से स्मृति के प्रकार हैं। तो व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंट स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति और इंद्रिय अनुभव स्मृति। ठीक है, तो ये स्मृति के प्रकार हैं। अब कुछ और देखते हैं इसी के बारे में। स्मृति के आधार अथवा अंग हैं, तो स्मृति के अगर आपसे अंग पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। ये स्मृति के 4 अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि स्मृति का अंग नहीं है तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? चिंतन आपका नहीं है। नेक्स्ट है आपका अच्छी स्मृति की विशेषता है, तो अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? शीघ्र अधिगम या शीघ्र पहचान हो जाए तो वो क्या है? अच्छी स्मृति है, यानी कि आपको याद बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति। ये क्या है? अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपका वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, वास्तविक
स्मृति में कैसे याद किया जाता है? क्रमबद्ध रूप से याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। तो पुनः स्मृति में जो बाधा उत्पन्न करती है वो भय, चिंता और परेशानी आपको क्या करती है? विस्मृति प्रदान कर देती है, यानी कि आप लोग भूल जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है? पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न कौन करती है? भय, चिंता और परेशानी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्मृति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कोई आपके लिए एक अलग से घटना घटे जिसमें कि कोई आपको ऐसी चीज हो जो कि आपके दिमाग में सेव हो जाए, आप लोग कभी ना भूलें, तो वो क्या कहलाती है? स्मृति चिन्ह कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता है। अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? शीघ्र याद होना। कोई भी बात हो, आप लोगों से कोई भी चीज पूछी जाए तो आप लोग तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्मृति। अब अपन लोग जानेंगे विस्मृति किसको कहते हैं। तो भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को कहते हैं तो आपको आंसर देना है विस्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट आपका, विस्मृति दो प्रकार की होती है। तो अब ये भी याद रखना, विस्मृति अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार की होती है तो याद रखना दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? सक्रिय विस्मृति और आपका निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? सक्रिय विस्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कि सक्रिय स्मृति, यानी कि अगर अपन लोगों के साथ में कोई पुराने यानी भूतकाल में कोई जो घटना घटी हुई है तो उसको अपन लोग भूलना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कभी भी कोई भी बच्चा कोई गलत कार्य करता है, उसको मार पड़ती है तो वो क्या करता है? उस चीज़ को भूल जाना चाहता है। जैसे कोई भी बच्चा हो किसी भी एग्जाम्स में असफल हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को भूलना चाहेगा और वो अगली मेहनत दोबारा से शुरू करना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही क्या है? विस्मृति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विस्मृति के कारण है। तो विस्मृति के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मानसिक द्वंद्व, अनाभ्यास का सिद्धांत, मानसिक आघात या दमन सिद्धांत। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट एकदम से रटते हुए चलिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा जो महत्वपूर्ण लगे, और अपने दिमाग में भी इसको जरूर उतारते हुए चलिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बाल विकास में इसी से पूछे जाने हैं, जो कि आपका बाल मनोविज्ञान का पोर्शन रहता है यूपी टेट में, उसमें आपके ये सारे के सारे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो आपसे बोला गया है दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर करके चले जाना, और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहें तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। इसी प्रकार से हम आपको और भी सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले आपको सभी कराने की कोशिश हमारी ओर से रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के प्रकार सीखे थे अपन ने, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति, तो वही आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। अब देखते हैं विस्मृति के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बाधा है, दमन है, अनाभ्यास है, समय का प्रभाव है, रुचि है, ध्यान या इच्छा का अभाव है, विषय का स्वरूप है, ठीक है, विषय की मात्रा है, सीखने में कमी है। इस प्रकार से आपके सारे के सारे पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं उनको भी कवर करते हैं। वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके डगलस के अनुसार। ठीक है, ये परिभाषा दी हुई है तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका जेम्स ड्रेवर का। ठीक है, इसको याद करते हुए चलना दोस्तों, ये पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली और निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना है प्रत्यागमन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उसको भी अपन क्या कहते हैं? प्रत्यागमन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन किसका
किसका है? तो याद रखना ये BN झा का कथन है। ठीक है, क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन किसका है? तो BN झा का है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वातावरण का किस दृष्टि में से सबसे अधिक महत्व है? तो व्यक्तिगत निर्माण में वातावरण का सबसे अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एमिल पुस्तक में मिलते हैं। ठीक है, एमिल आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तकों के बारे में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद करते हुए चलना। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? जॉन डेवी ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है। तो एक सफल अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? उस विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है या होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये अगर कथन पूछा जाए कि किसका है, तो आंसर देना है रूसो का है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा बाल विकास आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो छोड़ करके नहीं भागना है, आपको पूरा वॉच करना है। क्या पता आपके इसी में से कम 10 से 20 नंबर आपके अर्जित हो जाएं। तो आप लोग इसको मत छोड़िएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। भले ही आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर अनलाइक मार सकते हैं, और अगर आप लोगों के लिए पसंद आती है तो एक लाइक तो आप लोग मार के जाइएगा ही। ठीक है, और अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के जो गुण या लक्षण आती हैं वो कितने % आती हैं? तो ठीक है, तो आप लोग इसको समझिएगा। माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण कितने आते हैं? 1/2 माता पिता से, 1/4 दादा दादी से, 1/8 परदादा और दादी से, 1/16 शेषांग से, और 1/32 अन्य पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गुण या लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। जो बच्चे होंगे वो या तो अपने माता पिता पे जाएंगे, या अपने दादा दादी पर, या परदादा दादी पर, या फिर शेष अन्य अंक पर जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं। तो कितने कम होते जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32। इस हिसाब से आपके कम होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, वंशानुगत रोग है। तो वंशानुगत रोग क्या है? वर्णान्यता या हीमोफीलिया, ये क्या है? वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो लाल व हरा रंग में जो भेद नहीं कर पाता है वो कौन सा रोगी कहलाता है? वर्णान्यता का रोगी कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद ना होना, ये एक बीमारी होती है। तो वो किस चीज़ की होती है? हीमोफीलिया की बीमारी होती है। कभी भी अगर चोट लग जाए तो उससे जो रक्त का बहना चालू हो जाता है वो अगर बंद ना हो तो ऐसी स्थिति में कौन सी बीमारी होने पाया जाता है? हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की अगर इकाई पूछा जाए तो आपको आंसर देना है जीन होती है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लेमार्क। ठीक है, तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था साथियों? लेमार्क था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की थी? तो मटर के पौधे पर की थी। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और पॉइंट मिलेगा जो कि हम आपको अभी नहीं बताएंगे, पॉइंट देखेंगे तभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आपको आंसर देना है अनुवांशिकता प्रभावित करती है। शिशु की औपचारिक संस्था क्या है? विद्यालय है। ठीक है, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव होता है शिक्षा के द्वारा। कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है? तो बुद्धि है। दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, हमारे पास भी समय कम है, आपका एग्जाम नज़दीक है। तो उस हिसाब से आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर करा दें ताकि आपका कोई भी एक ऐसा पॉइंट ना बचे जो कि आपने ना पढ़ा हो। आपसे बोला गया था दोस्तों कि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको हमने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक है, तो आप अगर ना पढ़ते हैं तो वो आपकी गलती है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो
तो आपका आराम से 30 नंबर में से 20 या 25 नंबर आप लोग आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो साथियों वो घर का होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व किसका होता है? व्यक्तित्व निर्माण में होता है वातावरण का। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, वो भी घर का पड़ता है। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? तो ये अभी पॉइंट देखा गया था, तो लाल और हरे रंग में, ये अभी इसकी चर्चा की जा रही थी। ठीक है, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उस बारे में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें पाइसम सैटाइवम का वैज्ञानिक नाम क्या है? उद्यान मटर का नाम है पाइसम सैटाइवम। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। वंशानुगत गुण है, जन्मजात होते हैं। संतान को माता पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? कितने होते हैं? 1/2, या अगर आपको परसेंटेज में पूछा जाए तो 50% आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कौन सा दोष कहा जाता है? प्रोटीन दोष कहा जाता है। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है? कलाकार नहीं बन सकता है। व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है, तो वो वंशानुक्रम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है अरस्तु के कथन में। ठीक है, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? 1866 ईस्वी में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? तो पैतृक यानी कि जीन है। ठीक है, जीन भी आ जाए तब भी आपको राइट आंसर दे मारना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रुचियों मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का जो स्वस्थ विकास हो सकता है वो स्वच्छ वातावरण के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपको याद रखना है। मेंडल से आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं। अगर आपसे ये अलग अलग ये 46 का होता है, और अगर आपसे कितने जोड़े होते हैं? तो 2 जोड़े होते हैं। कितने कितने के? 23 के आपके 2 जोड़े होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। आँखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम है तो XY है नर क्रोमोसोम, और मादा क्रोमोसोम है जो कि XX होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग समझते चलिएगा। वंशानुगतता का निर्धारण होता है, तो होता है किसके? जीन्स के द्वारा। निषेचित अंडा कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्राणु आंसर देना है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ओवम या अंडा है। ठीक है, भ्रूण काल होता है, भ्रूण काल कितना होता है? 2 से लेकर के 8 सप्ताह तक। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु के द्वारा। वंश क्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मेंडल है। वंशक्रम संबंधी नियम है, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, या प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे होंगे। जो भी जितने भी आपको पॉइंट कराए जा रहे हैं, जितने भी परिभाषाएं आपको बताई जा रही हैं, ये सारे के सारे आपको आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि हाँ यार इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो जरूर बने रहिएगा, मत भागिएगा अभी वीडियो छोड़ करके, अभी और शेष है अभी, तो उसको भी अपन लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। अब कुछ परिभाषाएं दी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है स्किनर का कथन है। ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन किसका है? स्किनर का है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार।
पद्धति शब्द का अर्थ क्या होता है? पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा जाता है साथियों, इसको आप लोग नोट कर लेना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो वो बालक ही होता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र। ठीक है। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा का जो स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है वो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। इसी के द्वारा शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा उठाया जा सकता है। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति थी। ठीक है, ना कि उससे कुछ और। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो ये उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है। समावर्तन के समकक्ष संस्कार हैं तो उपसंपदा हैं। ठीक है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती है। इस समय शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो ये इस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा संविधान की किस सूची में है तो समवर्ती सूची में है, याद रखना। ठीक है। शिक्षा में सर्वाधिक जटिल समस्या क्या है? प्राथमिक शिक्षा की समस्या जटिल समस्या मानी जाती है। वर्तमान समय में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन समय के स्कूल थे, गुरुकुल थे। ठीक है। नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन थे? फ्रोबेल थे। 3R क्या है? 3R क्या है? पढ़ना, लिखना, गणित या अंक गणित। ठीक है। 3R क्या है? पढ़ना, लिखना और गणित। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 75% ग्रामीण के लिए और 25% शहरी मेधावी छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय का गठन किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड चलाया जाता है दोस्तों, ये इसमें 2 शिक्षक 2 कमरों का प्रावधान चलाया जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। DIET यानी कि डाइट का गठन किसके लिए किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए डाइट का गठन किया गया था। याद रखना, डाइट का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइट का गठन किसके लिए किया गया था तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बच्चों का सही मूल्यांकन होता है मासिक परीक्षा में। मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है सतत और व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न पत्र का सही पत्र कौन सा होता है? पहले आसान, बाद में कठिन प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छे मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। तो एक अच्छे मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण गुण कौन होते हैं? वैधता, व्यापकता और विश्वसनीयता। ठीक है। मापन होता है मात्रात्मक। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? वैधता, व्यापकता और विश्वसनीयता। ठीक है। याद रखना, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में मनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट कुछ और देखते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा और शेष है, इसको भी आप लोग जरूर कवर करिएगा। तो बाल्यावस्था अगर आपसे पूछी जाए तो 6 से लेकर के 12 वर्ष। किशोरावस्था आपसे पूछी जाए तो 12 से 18 वर्ष। और जो प्रौढ़ावस्था होती है वो 18 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है। अब मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसी का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है। प्रौढ़ावस्था का अध्ययन बाल विकास में नहीं किया जाता है। तो शैशवावस्था को देखते हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु क्या होती है? शैशवावस्था होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिकरण की प्रक्रिया की प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? शैशवावस्था है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। थार्नडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। तो 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये कथन है। तो आपको आंसर दे देना है तुरंत थार्नडाइक का। एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 51 सेंटीमीटर या इंच में दिया हो तो आपको 20 इंच आंसर देना है। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको भटकते होंगे कि ये कहाँ से प्राप्त करें। तो दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा शुरू से अंत तक। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 6 से लेकर के 8 पाउंड तक एक नवजात शिशु का भार होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक है। सबसे तेज शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक होती है। शेषावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को अपन क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है शेषावस्था में। शेषावस्था में 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा भी गया है। शेषावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये कहा है। तो ये एडलर ने कहा हुआ है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। अगर ये कथन पूछा जाए कि किसका है तो सिगमंड फ्रॉइड आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शेषावस्था को बालक का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्माण काल। दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। ये भी, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें लगभग 270 होती है। धीरे धीरे ये खुलती हुई जाती हैं, अंत में कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां बचती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो ये शेष अवस्था में होती है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि। और फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि? तो आपको याद रखना है ओडिपस ग्रंथि। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ये पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष में। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शेषावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? ये अनियमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा जो है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है? तो एक गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत विकास की प्रक्रिया चलती है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कैसा होता है? आधा सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? ये जन्म से ही बनना प्रारंभ हो जाते हैं। शैशव काल का नियत समय कितना है? जन्म से 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने, ठीक है। भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक हैं। तो जन्मजात प्रेरक पूछा जाए तो भूख और प्यास आपको आंसर देना है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? उसका परिवार है। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट आपका मुख्य पॉइंट है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पारखस्ट। वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं 1/2 पिता पक्ष से और 1/2 माता पक्ष से, ठीक है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। केली का परिवार का अध्ययन किसने किया था? गोडार्ड ने किया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। केली का परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो ये गोडार्ड ने किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से लेकर के 15 माह के मध्य प्रारंभ कर देते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वो आधा किलो यानी कि 500 ग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजना पूर्ण। अब देखते हैं बाल विकास से महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें, ठीक है। बाल अवस्था की आयु कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। अपन ने शैशव अवस्था की आयु कितनी देखी थी? 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, ठीक है। तो एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कितनी है? 6 वर्ष की। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु भी किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। गंदी आयु भी किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। अब थोड़े से इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। 10 से 12 वर्ष तक की आयु परिपाक काल या संचय काल कहलाती है। इसके अलावा 6 से 9 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यकाल कहलाती है। और उत्तर बाल्यकाल 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यकाल कहलाती है, ठीक है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है किसने? रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने।
तो बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है, बाह्य केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, ये भी बाल्यावस्था में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है, तो ये भी आपकी बाल्यावस्था ही होती है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि कौन सी है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो जरूर कवर करते चलिएगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है डाल्टन शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि कौन सी है, किंडरगार्टन। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वीडियो छोड़ करके नहीं भागना है, आपको थोड़ा सा और समय निकालना है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, बाल्यावस्था में आगे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक हड्डियों का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। अब पूर्व किशोरावस्था कितनी होती है, 12 से 15 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष, ठीक है। तो ये ही आपसे पूछे जाते हैं। अब थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, परिभाषाएं देख लेते हैं। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, ये कहा है स्टैनले हॉल ने, ठीक है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्राय कैसे होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है क्रो एवं क्रो के अनुसार। नेक्स्ट, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन अगर आपसे पूछा जाए तो इवान किर्कपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं तो एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, तो किशोरावस्था में होता है, ठीक है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, तो ये भी किशोरावस्था में आती है। अब किशोरावस्था कठिन काल के रूप में है, समायोजन में असमर्थता, संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन अपकर्षण कामुकता, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता, द्विवा स्वप्न, स्वच्छंदता, नियंत्रण, अनुशासन से मुक्ति, ठीक है। इसके बाद कुछ और कथन देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है, परिवर्तन है। इसके बाद किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। नेक्स्ट है, एडोलसेंस किसकी रचना है, तो एडोलसेंस जो रचना है वो जी.एस. हॉल की है, ठीक है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे कथन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है जी.एस. हॉल का, ठीक है। हॉल भी आ जाए तब भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। स्टैनली हॉल कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे, याद रखना। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। कौन कौन से, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास, ठीक है। और कुछ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगी में। नेक्स्ट है आपका, बालक वास्तविक जगत में आ जाता है, किशोरावस्था के बाद वास्तविक जगत में आ जाता है। पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका समय भी थोड़ा सा अधिक लगने वाला है, मैराथन क्लास है इसलिए आप लोग जरूर बने रहिएगा। संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना है मानसिक विकास कहलाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है वो क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। तो पाठ्यक्रम का अगर आपसे कोई अर्थ पूछ ले तो आपको बताना है कि मानसिक विकास दौड़ का वह पथ है जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट,
पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो कनिंघम महोदय के अनुसार है। किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो अस्थिरता की अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, किशोरावस्था में स्वीकृति चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों की सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक और बालक दोनों पर, साथ साथ उसके माता पिता का भी हो जाएगा। अंधे बालक होते हैं जिसकी दृष्टि एक्यूटी कितनी होती है? 20 से 200, 20/200 होती है जिसकी, ठीक है, 20/300, सॉरी 200। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से कैसा होता है? संतुलित होता है। तो साथियों, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखे हैं। आपको कम से कम 500 पॉइंट प्रोवाइड कराए गए हैं इसी वीडियो में। तो आशा करता हूं आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। जो भी हमारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे थे उनने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग इसके बाद दूसरा सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और यूपी टेट एग्जाम्स जो है वो क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।